Today we are starting with a new unit, kinematics of particles and rigid bodies. When we started the course of engineering mechanics, we had a look at an image like this, in which we understood the position of kinematics and kinetics as subcategories of the overall subject of engineering mechanics. So engineering mechanics was subdivided first into statics and dynamics and strength of materials. Static means problems involving objects in static equilibrium. Dynamic means the objects would be moving, they will be having some acceleration and velocity and all. Strength of material basically deals with, see, this subject is also being studied by you right now. Strength of materials या mechanics of solids MOS करके जो subject आप पढ़ रहे हैं, that is strength of materials. Strength of materials basically deals with the deformation of elastic or non-elastic bodies and the stresses and strains induced in them thereby. अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के अंडर का टॉपिक? मैकेनिक्स के अंडर डायनामिक्स में मोशन वाली जो स्टडी है उसको फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सो इफ समथिंग इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, then the study is again divided into either kinematics और kinetics. तो अब इसके बीच में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप की स्टडी को काइनेमैटिक्स बोलते हैं, जो कि आज अपन करने जा रहे हैं, और कौन से टाइप की स्टडी को काइनेटिक्स बोलते हैं. काइनेमैटिक्स में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट s, किसी बॉडी की वेलोसिटी, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन, बस सिर्फ अगर इन तीनों चीजों को टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी किया जाए, then this study is called as kinematics. Now obviously अगर कोई वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रही है तो न्यूटन का सिद्धांत साफ साफ कहता है सिंपल भाषा में कि उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये पता लग जाएगा कि उस बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही है जो ये एक्सेलरेशन कॉज करा रही है. बट as soon as you start talking about forces, this study goes under the category of kinetics. तो अब अगर आप सिर्फ इतना सा कहो कि भाई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, अब बताओ 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. आपने क्या पूछा? वेलोसिटी पूछी. तो इसका मतलब यू आर स्टडिंग काइनेमैटिक्स. आपने ये कहा कि बॉडी 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? सो यू आर आस्किंग दिस, अगेन यू आर स्टडीइंग काइनेमैटिक्स. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वर्ड की बात पूछो, या इन तीनों में से कोई पैरामीटर्स दे करके कितना टाइम लग रहा है ये पूछो. सो एज लॉन्ग एज द क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ यू इज ईदर how much distance was covered, what is the velocity, what is the acceleration and what is the time taken, जब तक ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तब तक आपकी जो पूरी पढ़ाई है या परव्यू ऑफ स्टडी है that is under kinematics. As long as somebody starts asking you about the forces, जैसे ही आपसे फोर्सेस के बारे में पूछना स्टार्ट करें आपकी पढ़ाई काइनेमैटिक्स पे स्विच हो गई. ठीक है. तो काइनेमैटिक्स के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आती है? मोमेंटम आता है, इम्पल्स आता है, वर्क डन आता है. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस है, अगेन दैट इन्वॉल्व्स फोर्सेस. वर्क डन, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें काइनेटिक्स का पार्ट है. ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी पढ़ेंगे. आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स से. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अब कुछ टाइम तक अपन ऐसे टॉपिक्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं, यानी कि काइनेमैटिक्स की जो पढ़ाई अपन करेंगे ये सारी चीजें
आप लोग अपने 11th 12th क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो नाउ यू आर गोइंग टू लुक एट सम वेरी फेमिलियर फॉर्मूले, जो जैसे ही आपके सामने आएंगे आप बोलोगे कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है हमारा। और इवन जो न्यूमेरिकल्स आपको मैं आज दूंगा, वो न्यूमेरिकल्स भी आप अपने स्कूल टाइम्स में सॉल्व कर चुके हैं। So now what implies here is that you have to make a revision of what you have already studied in your school classes. लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, जिस तरह से आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस तरीके से अपन प्रोग्रेस करेंगे। So you know what is kinematics now and how kinematics is positioned under the overall topic of engineering mechanics. Now, important terms in kinematics. Rest क्या है? When the body is occupying a fixed position, it is said to be at rest. Motion का मतलब क्या है? It is changing its position with respect to time. Displacement, you know that displacement is a vector quantity, ठीक है? और कितना उसने मोशन किया. For example, if a person starts moving from point A to point B along this path, ये रोड थी, ऐसे और टेढ़े मेढ़े गलियों से गुजरता हुआ वो बी पॉइंट तक पहुंचा. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द टोटल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस मेजर्ड, इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. एंड व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस लॉन्ग वाइंडिंग पाथ. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होता है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, distance is a scalar, speed is a scalar, velocity is a vector. तो स्पीड को तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर होने के कारण वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर यूनिट टाइम से डिफाइन की जाती है. अगेन, एक्सेलरेशन is a vector quantity and it is defined as velocity upon time, not speed upon time. कभी भी आपसे एक्सेलरेशन की बात पूछी जाए तो आप अगर ये बोलते हो कि स्पीड पर यूनिट टाइम है तो वो गलत है. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट. और अगर सच बताऊं तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको ऑलरेडी पता है. बट एनीवे, types of motion: rectilinear, curvilinear, and as a subcategory of curvilinear, circular motion. तो अब अपन इस तरीके से अपनी पढ़ाई को डिवाइड करेंगे. बेसिकली मोशन is called rectilinear when it is moving in a straight line. ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कहने को कुछ भी नहीं है. इट हैज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है जो कि सर्कल भी नहीं है स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, तो भी वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है. रेक्टिलिनियर मोशन कहलाने के लिए उसको एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पड़ेगा. नाउ दैट स्ट्रेट लाइन can be along the x-axis, can be along the y-axis, or it could even be along the z-axis. To see the motion of z-axis, you have to assume something coming out of your screen towards your eyes. आप जिस भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका पीसी हो चाहे टैबलेट हो चाहे मोबाइल हो, आप एक ऐसा इमेजिनरी डायरेक्शन माने जो कि आपके स्क्रीन से परपेंडिकुलर बाहर आपकी आंखों की तरफ आ रही है. दैट इज द z डायरेक्शन. एंड the motion could be a combination of these directions also. तो अगर कोई पार्टिकल ना तो प्योरली x में ट्रैवल कर रहा है ना प्योरली y में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो ऐसे टेढ़ा जा रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, then also it is rectilinear motion. So rectilinear motion का मतलब straight line, that's all. Contrary to that, there is another category which is called as curvilinear motion. Curvilinear motion का मतलब you take a curved path, that's all. और कुछ भी इसका मतलब नहीं है, सिर्फ पाथ जो है
मोशन का कर्व्ड होना चाहिए. सो द पाथ कुड बी लाइक दिस, द पाथ कुड बी अ सर्कुलर पाथ, द पाथ कुड बी अ स्मॉल कर्वेचर. लेकिन अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो वो कर्विलिनियर है. एज सिंपल एज दैट. सर्कुलर मोशन को एक अलग कैटेगरी में नहीं रखा गया है, सिर्फ ये कहा जाता है कि सर्कुलर और रोटरी मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ कर्विलिनियर मोशन इन विच फ्रॉम द सेंटर द रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट. बस इतनी सी बात है. तो कर्विलिनियर मोशन का एक स्पेशल केस माना जाता है सर्कुलर मोशन. तो कुल मिलाकर के अगर आप टाइप्स ऑफ मोशन का कैटेगराइजेशन करें, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन. दैट्स इट. सर्कुलर मोशन is a special case of curvilinear motion. Now we go on to define certain aspects of rectilinear motion. यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत होती है. इन कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से माइंड करते हुए चले. अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसमें जाऊंगा नहीं. बेसिकली अपन को ये चीज डिफाइन करनी है. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. अब इस पे मैं आपको छोटी सी एक टिप्पणी दूंगा. अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दिस. You say that there is a car or any vehicle, it started moving along a straight line. This was the starting point and this was the finishing point. यहां पर इसकी velocity 0 मीटर पर सेकेंड थी and it is accelerating with an acceleration of let us say a. और यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. तो सीधी सी बात है, सिंस इट इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटिंग, द वेलोसिटी इफ मेजर्ड एट इंटरमीडिएट पोजीशंस विल ऑल बी डिफरेंट वैल्यूज एंड लाइंग बिटवीन 0 and 10. अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इधर से लेकर के इधर तक की डिस्टेंस 20 मीटर्स थी, द कार टुक 10 seconds to cover this distance of 20 meters. What is the velocity? Then some of you might be immediately tempted कि velocity क्या होती है? Displacement upon time होता है. Total displacement कितना है? Straight line 20 meters divided by time 10 seconds. Answer is 2 meter per second. This is not wrong actually, but what you have actually calculated here, this v is not the velocity as such. This is called as average velocity. And average velocity is simply defined as the total change in displacement divided by the total time taken. तो ये भी एक करेक्ट डेफिनेशन होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी है. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने वेलोसिटी निकाली है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि मैं अब इधर से लेकर के इधर तक के बीच में जैसे यहाँ पे हाथ लगा दूं और पूछूं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो क्या 2 है क्या? नहीं है. यहाँ पर पूछूं वेलोसिटी कितनी है, क्या ये 2 है क्या? नहीं है. तो ये 2 क्या है फिर? ये 2 इन सारी पोजीशंस की वेलोसिटीज का एवरेज है. And how many velocities are there in between 0 and 10 meter per second? There are infinite number of different velocities क्योंकि ये accelerate कर रही है body आपकी. So now you know that there is something called as an average velocity and something which is called as an instantaneous velocity. Instantaneous velocity का क्या मतलब होता है कि आप तो उसकी पाथ पे जहां मर्जी हो एक जगह पे डॉट लगा दो. जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पे वेलोसिटी कितनी है. यहां पर हाथ लगा दिया मैंने, बोला कि यहां पर बताओ अभी इस क्षण वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इससे एक माइक्रो सेकंड पीछे जाऊंगा तो वेलोसिटी अलग मिलेगी, इससे एक माइक्रो सेकंड आगे जाऊंगा तो वेलोसिटी अलग मिलेगी. ये कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. इट चेंजेस इन एवरी इंस्टेंट.
because there is an acceleration. Now obviously if the acceleration is zero, यानी कि acceleration बॉडी में है ही नहीं और एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, तब आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक हो जाएगी, क्योंकि अब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है. सो इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, we talk about something called as instantaneous velocity. And instantaneous velocity is actually defined in mathematics as the limiting case of average velocity. That is, when the time interval taken as the denominator in average velocity is tending to zero, and then you take the average velocity, then what you get is ds by dt. Now you get this ds by dt. So the instantaneous velocity, or simply the velocity, is defined as ds upon dt. And now extending this logic of limits, you can avoid all the lecture and simply say that acceleration or instantaneous acceleration of a body can be defined as dv by dt. अब ये चीजें अपन डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है. Rate of change of displacement, instantaneous velocity. Rate of change of velocity, instantaneous acceleration. ठीक है. अब एक्सेलरेशन का एक दूसरा टर्म और यूज किया जाता है अपने फॉर कन्वीनियंस ऑफ डेरिवेशन इन सम केसेस एंड टू यूज इन सम न्यूमेरिकल्स आल्सो. एक्सेलरेशन एक्चुअली dv बाय dt है, ठीक है. इसको एक छोटा सा ट्रिक यूज किया जाता है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज dv by dt, they introduce ds in between like this. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको देखकर ही पता है कि इन दोनों जगह पे ds को रख करके मैंने कोई चेंज नहीं किया है. They can easily be cancelled out at any time, and again you will land at dv by dt only. So this is the same thing if I put it like this. Now what is the advantage? I get a different formula for acceleration. What is ds by dt? This is velocity. So acceleration can also be put as velocity multiplied by dv by ds. This is one more formula that you can use. Okay. Now moving on ahead, we have already covered v is equal to ds by dt. Acceleration is dv by dt. We have covered that. Acceleration is also equal to dv by ds into v. This we have covered. Also, acceleration can be defined as the second derivative of displacement. ये कैसे आया? ये भी बहुत आसान है. We know that acceleration is dv by dt, where v is equal to ds by dt. So basically you are saying that acceleration is d by dt of ds by dt, or simply d2s by dt square. The second derivative of displacement with respect to time is also acceleration. तो अब अपने पास कौन कौन से फॉर्मूले आ गए? Velocity is equal to ds by dt. First equation. Acceleration is equal to dv by dt. Second equation. Acceleration is also equal to the second derivative of displacement with respect to time. Third equation. Acceleration can also be expressed as velocity multiplied by a derivative dv by ds. ये चार इक्वेशंस आ गई अपने पास. इन चार इक्वेशंस को हमेशा याद रखना है. ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको पता है. आई एम होपिंग दैट दिस माइट बी समथिंग न्यू. ये पहले भी पढ़ाई हुई होगी आपको डेफिनेटली 12th क्लास में भी, बट this is something that we do not use very frequently, but now today we will be using it in one particular derivation. ठीक है. अब मेरे को ये बताओ, अभी तक जितनी मैंने बातें बताई है ये आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई?
और जैसा मैं गेस कर रहा हूं, am I right in saying that you have studied these things at some point in the past or not? Somebody please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us continue. आगे चलते हैं. Equations of motion in rectilinear motion when acceleration is constant. तो अब अपन ऐसी तीन इक्वेशंस को देखने जा रहे हैं जो 100% आई एम श्योर दैट यू हैव स्टडीड इन द पास्ट एंड मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर बाय हार्ट बाय नाउ. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये बताओ आपको पता है कि नहीं पता है फॉर्मूला? Yes, sir. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू नो दैट? Yes, sir. v square minus u square is equal to 2as और v square is equal to u square plus 2as. ये भी पता है? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है. द ओनली थिंग इज यू शुड नो अ वेरी क्विक वे ऑफ डिराइविंग दीज कि ये आई कहां से. सो लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू द ओरिजिन ऑफ दीज इक्वेशंस. आपने याद किया हुआ है लेकिन हो सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लें, प्रूव दैट दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट. ये आया कहां से? आपने रट लिया है, आप यूज भी करते हो, लेकिन ये भी तो पता हो कि भाई आता कहां से है. ये ऐसे ही आपको बोल दिया आपने रट लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो ये कैसे आता है? यू गेट इट फ्रॉम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं इसमें. But it is already considered that acceleration is constant. Constant acceleration आपने पहले ही ले लिया है. तो अब ये चीज आपको याद रखनी है. कई जने क्या कंफ्यूज करते हैं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर्मूला है, ये मान लेते हैं. But you have to remember from now onwards that this formula can only be applied when acceleration is constant. तो क्वेश्चन को पढ़ना है और अगर एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट पाई जाती है तो ही ये अप्लाई करना है फॉर्मूला. और वही सेम चीज एप्लीकेबल है इस फॉर्मूले के साथ में भी. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अगेन एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये तीनों इक्वेशंस जो आपने रटी हुई है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर ही वैलिड हैं. अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप. ये याद रखना है आज से आपको, प्लीज रिमेंबर दैट. ठीक है, एनीवे वी वर अबाउट टू डिराइव दिस इक्वेशन. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहां से आया? Acceleration is dv by dt, you know that. So that means a into dt is equal to dv. उधर ले गए, acceleration is constant. Now let us say at t is equal to 0, the velocity is equal to u. At t is equal to some time t, the velocity is equal to v. So initial velocity was defined and final velocity was defined. कि कोई सा भी t टाइम पे वेलोसिटी v है और t जब 0 है यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है तब वेलोसिटी u है. So now you have defined initial velocity and final velocity as starting and final velocities. Now you simply integrate both the sides with respect to their variables. So introducing the integration sign a dt. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? टाइम 0 से लेकर के t तक वेरी हो रहा है, तो आई विल पुट 0 टू t इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv. वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी हो रही है? u से लेकर v तक. सो पुट द लिमिट एज u एंड v. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, so acceleration can be taken outside the integral. 0 to t
dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv क्या होगा, p uv। ये इसकी लिमिट्स लगा दी, तो दिस विल बी सिंपली b माइनस u। इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू टी 0 टू टी इज इक्वल टू b माइनस u। इसकी लिमिट्स लगाऊंगा तो a t minus 0 is equal to b minus u। Eventually what you get is b minus u is equal to at, or b is equal to u plus at। This is how you get this formula। यानी कि ये v is equal to u plus at आया कहां से है, सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt के इंटीग्रेशन से मिलता है ये फॉर्मूला। So this is something new, maybe, or maybe you have already studied this। तो ये आपको छोटा सा डेरिवेशन ऐसे ही आ जाना चाहिए। पूछा जा सकता है आपसे कि इसको प्रूव करो कि v is equal to u plus at होता ही है, ठीक है। Now let us go to another formula। The other one is this one, s is equal to ut plus half at square। अब इस फॉर्मूले की शुरुआत के लिए अपन एक दूसरा सेट लेते हैं। We know that v is equal to ds upon dt, so you can put v into dt equal to ds। Now there is one more thing that we have to do। See, v is not a constant quantity, v is changing, but in order to integrate this expression you need to find an expression for v। So what we do is we adopt this previously developed equation। हम ये मान लेते हैं कि भाई ये तो हमने प्रूव कर ही दिया है, this is already proved। So now we can use v is equal to u plus at। So now using v is equal to u plus at in this expression, I will get u plus at replacing your velocity into dt equal to ds। Now I will integrate this, okay। So integrating on both sides, you get ut plus half at square is equal to s। This is how you arrive at it, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन करके दिखा दो कि इस तरीके से ये काम बन जाता है। नेक्स्ट, there is one more thing that you need to recall, distance traveled in nth second। ये फॉर्मूला भी आपको आता है, you just have to remember this one, u plus a by 2 2n minus 1। अब या तो इसको आप ऐसे याद कर लो एज अ सेपरेट फॉर्मूला। ये क्या चीज है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है कि भाई एक बॉडी किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है, अब ये बताओ कि चौथे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सी द क्वेश्चन इज नॉट हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रैवल्ड आफ्टर 4 seconds। The distance is how much distance was traveled in the 4th second। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड, 4 अलग अलग सेकंड्स हैं। तो एक सेकंड के अंतरकाल में, और वो भी कौन सा सेकंड, चौथा वाला सेकंड, उस एक अकेले इकलौते सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी बॉडी ने। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है जनरली अपने को, द सिंपल लॉजिक इज, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज इट बिकम्स वेरी इजी टू अप्लाई। आपसे क्या पूछा गया कि 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उस केस में ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप तो सिंपली देख लो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, एक्सेलरेशन कितना है, और ये n की जगह पे 4 रख दो बस। सो दिस इक्वेशन विल डायरेक्टली गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड s इन 4th सेकंड। अगर 3rd सेकंड में पूछे तो u रख दो, a रख दो और n की जगह 3 रख दो।
5th सेकंड में पूछे तो n की जगह 5 रख दो. So the application of formula is very easy. Otherwise, if you do not want to remember it, बोलो यार ये कितने फॉर्मूले रटाओगे, तो ये मत रटो. आप तो सिंपली ये देख लो, लेट अस से 5th सेकंड की डिस्टेंस कितनी है, ये पूछा गया है. तो आप एक काम करो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स कितना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही है. तो सिंपली 5u प्लस हाफ a इंटू 5 का स्क्वायर. 5 सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, और उससे एक कम सेकंड पे जाओ कि 4 सेकेंड्स के बाद टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई थी. दैट विल बी अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 4u, टाइम की जगह पे 4 रखूंगा अब मैं, प्लस हाफ इंटू 4 स्क्वायर. तो ये हुई मेरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स, ये हुई मेरी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स माइनस टोटल डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स. So what you can do is, if you do not want to remember this formula, बोले कि यार हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो एक फॉर्मूला तो आप चाहो तो अपने मन से हटा सकते हो. हालांकि ये बेटर होगा अगर आप याद रखो तो, क्योंकि याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, आपको ये 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. बट एनीवे, दिस इज अ स्मॉल डेरिवेशन दैट आई हैव गिवन. nth सेकेंड की डिस्टेंस, सॉरी n सेकेंड्स की टोटल डिस्टेंस माइनस n-1 सेकेंड्स की टोटल डिस्टेंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर पूरा एनालिटिकल प्रूव करके दे रखा है कि ये सारी चीजें कट पिटा करके कैसे ये इक्वेशन बन जाती है. सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज एडवाइजेबल दैट यू रिमेंबर इट, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू रिमेंबर, नेवरदलेस, देन यू कैन फॉलो दिस कोर्स ऑफ एक्शन. आप इसको याद रख लो. 5th सेकेंड की जैसे अगर डिस्टेंस पूछी है तो ये 2 बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्टेंस, और उनको माइनस कर दो, उससे भी सेम आंसर आएगा. ठीक है, इट्स योर चॉइस, विच एवर वे यू वांट टू टेक इट. एंड फाइनली इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे. ये जो एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, acceleration was defined as the product of velocity into dv by ds. अब इसमें ds को उधर ले जाओ, acceleration is constant, ये देखो. So what remains is v dv is equal to a ds. Initially velocity u है, at distance s is equal to 0, तो इसको 0 से लेके s तक इंटीग्रेट किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इसको u से लेके v तक इंटीग्रेट किया. यू विल ऑटोमेटिकली गेट दिस फॉर्मूला, और इसको 2 को उधर ले जाओ तो आपको ये मिल जाएगा. वेरी सिंपल डेरिवेशंस, 3 वेरी सिंपल डेरिवेशंस एंड 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज that these 3 formulae, once again I will remind you that these things, the first important outcome is v is equal to u plus at, second one is s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square is equal to 2as. All these 3 formulae only applicable when acceleration is constant. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं ये तीनों. अगर किसी प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन वेरी कर रही है तो इनमें से एक भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखना है. और ऐसे क्वेश्चन अपन अभी करेंगे जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स आती है. हाँ सर, nth सेकंड वाला जो फॉर्मूला बताया था आपने, वो हाँ. भी कांस्टेंट पे ही करता है क्या? बिल्कुल 100%. उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इसी फॉर्मूले को ही तो यूज कर रहे हो ना भाई. आपने 5th सेकंड का एक मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो उसमें आपने क्या किया था, 5 सेकंड्स की डिस्टेंस निकाली, फिर 4 सेकंड्स की डिस्टेंस निकाली, और 5 सेकंड्स की डिस्टेंस में से 4 सेकंड्स की डिस्टेंस को माइनस किया.
लेकिन उसको करने में आपने फॉर्मूला तो यही वाला यूज किया ना, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो nth सेकंड की डिस्टेंस का फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगेन, ठीक है। अभी अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन की बातें की थी, अब अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा कर्विलिनियर मोशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कर्विलिनियर मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे होती है। नाउ एज यू कैन सी, कर्विलिनियर मोशन मींस मोशन इन अ कर्व। तो एक कर्व में अगर बॉडी मूव कर रही है, सो नाउ यू कीप आस्किंग द पर्सन कि तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है किसी भी टाइम पे। तो यहां पर पूछी वेलोसिटी कितनी है भाई, तो उस कर्व के टेंजेंशियली एक वेक्टर बनाओगे, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v1 वो होगी। अब वो थोड़ी दूर चला और यहां पर आकर के आपने पूछा कि अब बताओ कितनी वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी इज नॉट समथिंग दैट इज सीन ऑन द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल। आपकी व्हीकल के स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिख रही है वो वेलोसिटी नहीं है, वो स्पीड है। वेलोसिटी किस चीज पे भी निर्भर करती है, स्पीड पे तो निर्भर करती है जो कि उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस पे भी निर्भर करती है कि डायरेक्शन क्या है उसका। सो द इनिशियल डायरेक्शन और द tangent to the curve initially was in this direction, and now at this point of the curve the tangent to the curve is going like this, so the velocity vector will also be like this. तो अब देखो, अगर आपका आदमी इस कर्व पे कांस्टेंट स्पीड पर भी गाड़ी चला रहा हो, बोले मैंने ठान लिया है कि भाई मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से सुई हटने ही नहीं दूंगा, सो द स्पीडोमीटर इज स्टक एट 40 किलोमीटर पर आवर, बट द पर्सन इज एंगेज्ड इन टेकिंग अ कर्व ऑन द रोड। तो आप क्या कहोगे, उस आदमी की स्पीड तो कांस्टेंट है, कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या उस आदमी की वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं है। व्हाई, बिकॉज द वेलोसिटी वेक्टर कीप्स चेंजिंग डायरेक्शन ऑल द टाइम। तो इसीलिए कर्विलिनियर मोशन में अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज से ही डिफाइन करते हैं हमेशा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो चाहे नहीं हो, लेकिन चूंकि कर्व के अंदर हमेशा किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो उसका टेंजेंट का डायरेक्शन आपको अलग ही मिलेगा। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे देखूंगा तो टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पे देखूंगा तो टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है। So at every instant of a curve, you see that the velocity vector has a different direction. So even though the speed may be same, but the velocity is never the same. ठीक है? तो आप क्या कहते हो? You simply define velocity as ds by dt as usual and acceleration as dv by dt as usual. ठीक है? तो ये तो कर्विलिनियर मोशन की बात हुई, इसमें कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं करी अपन ने, बस एक ये छोटा सा नॉलेज आपको माइंड में रखना है कि वेक्टर का डायरेक्शन कर्विलिनियर मोशन में कभी भी स्थिर नहीं रहता, रह ही नहीं सकता, वो हमेशा चेंज होगा। नाउ अनदर थिंग मेंशन्ड इन योर सिलेबस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मैं एक बार जरा यहां पर ड्रॉ करके समझाता हूं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर, और जैसे ही मैंने कह दिया वेक्टर है, देन यू कैन बी 100% श्योर कि एक वेक्टर बना दो आप, कुछ भी हो। अब ये नहीं कह रहा वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ यू ब्रिंग इन a coordinate system and attach it to the tail of this vector. So I am bringing a two-dimensional coordinate system in which I called the horizontal one as the x-axis and I called the vertical one as the y-axis. And now I can easily find the angular displacement theta of this vector
with respect to x-axis, and as soon as I get this theta, I can resolve this vector into two components. So now I get two components. This is the horizontal component. So let us say this vector is a vector. ए वेक्टर मतलब अब ये ना तो वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन, ये कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है। सो दिस वन विल बी magnitude of a vector into cos theta, and this will be magnitude of a vector into sin theta। इस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली कोई भी वेक्टर हो उसको हमेशा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। और एक चीज और आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज मैं दे दूं, ये कंपोनेंट्स में डिवाइड करते टाइम ये जो x और y आप लेके आते हो, these are totally imaginary axes and you can produce them and put them in any place। कहीं पर भी लगा सकते हैं। कोई वेक्टर यूं जा रही है तो आप बोलोगे लाओ भाई इसका x और y चिपकाओ इस पे, तो बेसिकली आप इस पूंछ पे ला करके ओरिजिन को अपनी मर्जी से रखते हो और इस पूंछ से हॉरिजॉन्टल x और हॉरिजॉन्टल y अपनी मर्जी से बनाते हो। So all these axis business, x and y business, they are all imaginary and they can be put at any place of your convenience। आप अपनी मर्जी से और अपनी सहूलियत से इसको कहीं पर भी ले जा करके चिपका सकते हो, जैसा आपको अपनी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में जरूरत पड़े। और जनरली अपन ये काम कब करते हैं, ये एक्सेस को कब लेके आते हैं, जब अपन को कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और छोटी सी कही जाती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर आई जे के, and I sincerely hope that there is no need for me to totally take you into vector algebra, क्योंकि ये भी आपने अपनी स्कूल मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रखी है। So what is this ijk? If you have an imaginary three-dimensional coordinate system, so I am calling this as the x, this as the y, and this as the z, then the unit vector I starts from the origin and stands here. The unit vector j starts from the origin and stands at the y-axis, and unit vector k is along the z-axis। ठीक है। अब अगर आप इस थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी चीज की पोजीशन नापने की बात करो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट हियर, then this becomes the position vector r, और r पोजीशन वेक्टर की x डायरेक्शन में कितना उसका मैग्नीट्यूड बनता है, y डायरेक्शन में उसका कितना मैग्नीट्यूड बनता है, और z डायरेक्शन में उसका कितना मैग्नीट्यूड बनता है, उसको अगर मैं x, y और z से डिनोट करूं तो मेरा जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा that will be, or rather I should say not in the terms of magnitude, my r vector will be x multiplied by unit vector I plus y multiplied by unit vector j plus z multiplied by unit vector k। तो ये बेसिकली क्या किया, ये x y z क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट मैंने डिवीजन किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बना था वो x था, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बना था वो y था, और z डायरेक्शन में z था। So I simply multiplied the components in each direction with their respective unit vectors to obtain the vector
एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। बस इतनी सी बात है। तो अब उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वेक्टर है मेरे पास, तो अब ये इंफॉर्मेशन तो यहां से हटा दो। राइट द वेक्टर नोटेशन ऑफ v। आई ब्रिंग इन एन इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन। अब मैं 3 डायमेंशनल नहीं बना रहा, थोड़ा आपको समझ में आए इसीलिए मैं 2 डायमेंशनल बना रहा हूं। ठीक है, ये y ले लिया, ये x ले लिया, ये थीटा पता किया, ये वेक्टर v है आपका। I took the components and I said I will call this component as Vx, I will call this component as Vy. So what is Vy? Vy is nothing but V vector का magnitude multiplied by sin theta multiplied by unit vector j. Similarly Vx vector को कैसे लिख सकता हूं? Magnitude of v vector multiplied by cos of theta multiplied by unit vector of x. तो अब ये बताओ magnitude of vx कितना हुआ? It is nothing but magnitude of v into cos theta. Magnitude of vy कितना हुआ? It is nothing but v vector into sin theta. And so since I am calling the magnitude as simply Vx and simply Vy, तो मेरा जो V वेक्टर हो गया that can be simply मैग्नीट्यूड क्यों लिया है यहाँ पर? किस पे? इसमें दोनों में मैग्नीट्यूड इसीलिए लिया है क्योंकि आप इसको नापना चाहते हो यहां से लेकर के यहां तक कितना एक्चुअल लेंथ है। अगर आप यहां से लेकर के स्केल लेकर के इसको नापो तो ये v वेक्टर नहीं मिलेगी आपको, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, और अब मैं cos थीटा किसका लूंगा? cos थीटा लेने के लिए मेरे पास कोई मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए ना। तो आप कभी भी वेक्टर का कंपोनेंट बनाते हो तो उसकी जो शैडो बन रही है x एक्सिस पे और उसकी जो शैडो बन रही है y एक्सिस पे, इसको आप कंपोनेंट का नाम तो दे देते हो, लेकिन इवेंचुअली आप उसको नापोगे किस चीज से? नापी सिर्फ मैग्नीट्यूड जाती है, डायरेक्शन नापने के लिए आप एरो बनाते हो या डायरेक्शन दिखाने के लिए एरो बनाते हो। ठीक है, तो मैं चूंकि यहाँ पे कंपोनेंट का मान लेना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने मीटर है इसका कंपोनेंट, तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लेना ही पड़ेगा। बिना मैग्नीट्यूड लिए मैं आपको इसका मान नहीं बता सकता। आपको अगर मैं सिर्फ वेक्टर दे दूं और बोलूं कि बताओ इसके कंपोनेंट की लंबाई कितनी है, तो पहले वेक्टर की लंबाई तो पता लगे तब जाकर के उसके कंपोनेंट की लंबाई पता लगेगी। तो इसीलिए अगर मैं Vx का मैग्नीट्यूड पता करना चाहता हूं तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ V इटसेल्फ। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ता है यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यस सर। Okay, so eventually we can write the V vector as again Vx into I plus Vy into j if it is a 2-dimensional game। अगर 2 डायमेंशन का खेल खेला जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर Vxi plus Vyj होगी। On the other hand, if you have a 3-dimensional case, तो आपका जिस तरीके से यहाँ पर 2 कंपोनेंट x एक्सिस और y एक्सिस पे बने थे वैसे ही z एक्सिस पे भी इसका कंपोनेंट बन जाएगा और you can introduce the Vz and put k vector here। अब जिस तरीके से ये पूरी कहानी वेलोसिटी में समझी आपने, you can extend the same game for acceleration, which is again a vector quantity, and so I can say that this can be divided into rectangular components as follows। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात है, V को ऐसे लिखा जाए, A को ऐसे लिखा जाए, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन में है या कर्विलिनियर मोशन में? द आंसर टू दिस इज
इन एनी ऑफ, रेक्टिलिनियर मोशन में हो तो आपकी वेलोसिटी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, एक्सेलरेशन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अच्छा, कर्विलिनियर में हो तो क्या दिक्कत है? जैसे कर्व में बॉडी चल रही है, मैंने इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मांगी, अलग अलग चेंज होता रहेगा हर पॉइंट पे वो, है ना, चेंज होता रहेगा, तो वेलोसिटी इधर टेंजेंशियल लूंगा मैं अभी। अब अगर मेरे से ये पूछी जाए क्या मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को, जो कि अभी फिलहाल कर्विलिनियर मोशन में ली जा रही है, क्या मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले सकता हूं क्या? इसका आंसर क्या होगा? यस और नो? यस सर। बिल्कुल ले सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने का गेम टोटली एक माइंड गेम है, और आपको कंपोनेंट्स के जो एक्स और वाई एक्सिस हैं उसकी पूरी फ्रीडम है, कहीं पे भी ले जाके चिपका सकते हो। तो अभी इस इंस्टेंट पे मेरे से वेलोसिटी वेक्टर मेरे से मांगा गया, मैंने बोला ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, इस इंस्टेंट पर है। अच्छा, अगले इंस्टेंट में चेंज होने वाली है मुझे पता है, बट हाउ डू आई केयर? आई डोंट केयर। मैं तो सिर्फ इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे ला करके वर्टिकल वाई लगा दूंगा, और इस इंस्टेंट पे ला करके हॉरिजॉन्टल एक्स लगा दूंगा, और यहीं पे इस इंस्टेंट पे इसके कंपोनेंट्स बना दिए, और मेरे को इसमें से भी मिल गया v इज इक्वल टू vxi plus vyj. So it does not matter whether the motion is rectilinear or curvilinear. At any instant of time, whenever you want, you can get the rectangular components. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो डिवीजन है 3 डायरेक्शंस के अलोंग, वो काम रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन दोनों में वैलिड है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? सो वी इवेंचुअली कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ कर्विलिनियर मोशन, ठीक है? आप रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हो जिसमें कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, और आप किसी एक पॉइंट पे आकर के पूछो भैया ओमेगा कितना है, तो बोले यार यहाँ पे ओमेगा का डेफिनेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? तो रोटेशन होना चाहिए ओमेगा के लिए। तो रोटेशन कहाँ पे होता है? रोटेशन की शुरुआत कम से कम एक कर्व से चालू होती है। तो अगर बॉडी किसी कर्व पे मूव कर रही है तब जाकर के आपकी ओमेगा, जो कि लीनियर वेलोसिटी का काउंटर पार्ट है लीनियर मोशन में, और अल्फा जो कि एक्सीलरेशन का काउंटर पार्ट है लीनियर मोशन। तो अब रोटरी या कर्व्ड मोशन के अंदर आपकी रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा इंट्रोड्यूस हो जाती है, और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में अल्फा इंट्रोड्यूस हो जाती है। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, and these are the direct counterparts of meter per second velocity and meter per second square acceleration, ठीक है? तो अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको समझने के लिए अब एक कर्व्ड मोशन को वापस से लेते हैं। लेट अस से अ बॉडी इज मूविंग इन अ कर्व, ठीक है? यू टेक अ रेफरेंस पॉइंट ओ, कहीं पर भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में दो, आप राइट साइड में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर नाउ लेट अस टेक दैट देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। यहां पर खड़े होकर के एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने बोला कि ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ था? बोले साहब यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो रेफरेंस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया, नाउ यू नेम इट एज आर, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, किसका? स्टार्टिंग पॉइंट का। फिर बोला कि चलो अब बॉडी को चलाओ, तो बॉडी चली, चलती रही चलती रही चलती रही, अब यहां पर आ गई। तो बोला कि अब इस पॉइंट पर एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ। तो लेट अस से दिस इज r1 एंड लेट अस से दिस इज r2, दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिए, ठीक है? अब ये चीज अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं
कि इस पूरी ट्रैवल के दौरान इसका वेलोसिटी वेक्टर कभी यूं था, कभी यूं था, कभी यूं था। तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रही है, ये चीज हम समझ चुके हैं। लेकिन अब इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ईच पॉइंट ऑफ ट्रैवल ऑन द रेफरेंस पॉइंट? यहां पर 0 थीटा से स्टार्ट हुआ, जब बॉडी यहां पर पहुंची तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनता, तो एक छोटा सा थीटा आ गया। जब बॉडी यहां पहुंची तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनता और इसका थीटा बढ़ गया। जब बॉडी यहां पहुंची तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बढ़ा और थीटा और बढ़ गया। फाइनली जब इस डेस्टिनेशन पे पहुंची तो पोजीशन वेक्टर और ओरिजिनल वेक्टर के बीच में एक और थीटा ऐड हो गया। सो एज यू कैन सी, in the case of curvilinear motion, from any point of observation, an entity called as theta is also varying. ये जो एंगुलर मेजरमेंट है ऑब्जर्वेशन का, ये भी चेंज हो रही है आपके वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी स्टार्ट डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमेगा। और आप ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हो कि आपके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो एंगुलर मेजरमेंट थीटा है उसका जो चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है, इसको ओमेगा कहा जाता है। अब यहां पर तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, इसमें पोजीशन वेक्टर आया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आया। लेकिन अगर मैं ये पूरी कहानी एक सिंपल सर्कुलर मोशन के लिए करता तो आपको उतना कंफ्यूजिंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको ये शायद नहीं पता था कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसमें कौन सा होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है। और सेंटर ऑफ सर्कल से आप किसी भी दिशा में देखो, रेडियस सेम है साहब, r is always constant. So the magnitude of your position vector in circular motion is always constant. Now a particle is moving along the circle like this, इस तरीके से सर्कल पे मूव कर रही है। अब आपने पूछा कि मेरे को इसकी ओमेगा बताओ, तो बोला कि बहुत आसान है, अभी पार्टिकल यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ आएगा, थीटा नाप लो, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है, डिवाइड कर दो, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो हो गई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एंड इफ यू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, दैट इंस्टेंटेनियस angular velocity will be given by limit delta t tends to 0 of delta theta upon delta t, which will result in d theta by dt. ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो सर्कुलर मोशन में तो आप सीधे सीधे बोल देते हो भाई कितने रेट से थीटा चेंज हो रही है ये बता दे, वही है ओमेगा, या फिर ओमेगा इंस्टेंटेनियस। सिंपल ओमेगा बोलो या ओमेगा इंस्टेंटेनियस बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। कर्व्ड मोशन या जनरल कर्विलिनियर मोशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये तो कोई भी रैंडम कर्व हो सकता है। इट कुड बी अ पैराबोलिक कर्व, इट कुड बी अ हाइपरबोलिक कर्व, इट कुड बी अ रैंडमली जनरेटेड कर्व, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें भी थीटा तो चेंज हो रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, एनीवे वी विल स्टॉप दिस डिस्कशन हियर, आज अपना टाइम हो गया है, एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। और इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी मैं आपको करवा दूंगा साथ में। ये शीट आज शेयर कर देता हूं, सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट इन एनी केस टू कीप विद द यूनिफॉर्मिटी ऑफ आवर लेक्चर्स, मैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक बार आपको अपने हाथ से भी करवा दूंगा। प्लीज स्टे विद मी, डोंट गो अवे, लेट मी टेक द अटेंडेंस। आज जो कुछ भी बातें अपन ने की हैं, क्या आपको समझ में आई या आपको कंफ्यूजन लगा, एक बार जस्ट बता दीजिए। सर कंफ्यूजन लगा। कंफ्यूजन है आपको? हाँ सर। तो आप मेरे को अपने लेक्चर खत्म होने के बाद कॉल कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस एंड आई विल क्लियर योर कंफ्यूजन, ठीक है। यस सर। ओके, अतुल जैन, अक्षांश खांडेकर, चेतन,
अजयपाल सिंह, अक्षय सिंह शक्तावत, दर्शन जैन, अमन आदित्य, अमन शर्मा। अमन शर्मा कौन कौन है? 22। 23 है क्या? 23। ओके, Yes, बोथ sir. आर देयर। Wait a minute, I will just stop the recording.